अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से PTI को फिर मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि PTI ने तय करना है किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं। हुकूमत तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन PTI वाले किसी और से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इसी तरह विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं बामकसद और बामायने मुज़ाकरात के लिए नून लीग के दरवाजे तमाम जमातों के लिए खुले हैं। एहसन इकबाल ने कहा वो PTI क़यादत को मशवरा देते हैं सड़कों को छोड़कर ऐवानों में आए। बामकसद बामायने मुज़ाकरात तभी हो सकते हैं जब फरीक़ैन खुले दिल से मुस्बत एजेंडे के साथ मुज़ाकरात करें। PTI से मुज़ाकरात को लेकर अगर एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के इंतहाई सीनियर रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये है, तो दूसरी तरफ विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज ही बानी PTI के खिलाफ एक मरतबा फिर काफ़ी तल्ख बातें की हैं। अता तारड़ के मुताबिक PTI की कोशिश थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए और ये सियासी फ़ायदा उठा सकें। इनके करतूत ये हैं और अपने आप को शेख मुजीब से मिला रहे हैं। मखसूस एजेंडे के तहत मुल्क को डिफ़ॉल्ट की हद तक पहुंचाया गया। इक़्तिदार का नशा टूटने पर मुल्क की जड़ों को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। सियासी मफादात और अपनी बका को पाकिस्तान की बका से जोड़ा जाता है। बानी PTI की ख्वाहिश पर पाकिस्तान तबाह नहीं होगा। मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया तो इनके अरमान टूट गए हैं। इनकी हमेशा यही कोशिश रही कि मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाकर सियासी फ़ायदा लिया जाए। दूसरी तरफ पंजाब काबीना ने PTI के बानी समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने पर मजीद मुकदमात की मंजूरी दे दी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के मुताबिक बानी PTI मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब काबीना ने उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। इस हवाले से वजारत दाखिला बहुत जल्द ज़रूरी इक़दामात करेगी। हाल ही में होने वाली ये पेशरफ्त इस सवाल को जन्म दे रही है कि अगर एक तरफ हुकूमत वाकई PTI के साथ मुज़ाकरात में संजीदा है, तो फिर PTI के खिलाफ ऐसे बयानात और ताज़ा केसेस बनाने में इतनी तेज़ी क्यों दिखाई जा रही है। इस सवाल के मुमकिना तौर पर दो ही जवाब हो सकते हैं। एक, या तो हुकूमत किसी भी सूरत PTI से मुज़ाकरात नहीं चाहती और 9 मई समेत दूसरे वाक़यात में भी PTI को करार वाकई सजाएं दिलवाने की ख्वाहिशमंद है, और दूसरा मुमकिना जवाब यह कि हुकूमत बानी PTI और दूसरे रहनुमाओं के खिलाफ सख्त बयानात और मजीद मुकदमात कायम करके उसका घेरा मजीद तंग करने के बाद उसे मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करना चाह रही है। इन दोनों ही ऑप्शंस की मौजूदगी में बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या हुकूमत इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन में भी कामयाबी हासिल कर पाएगी। पैनल इस पूरी सूरत हाल को और इस सियासत को किस तरह से देखता है, इसी पर राय जानेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान। आप चारों के लिए सवाल। एक तरफ कहते हैं बात करें, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां और मुकदमात बनाए जाते हैं। बातचीत के लिए तैयार है, पहले तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। असद कैसर का मुतालबा कितना काबिले अमल? हसन निसार साहब। देखें जी, असद कैसर का मुतालबा बिल्कुल मंतकी और जायज़ है। ये वे और वेल वाली बात है। अगर देखें, बात सुने, अगर किसी दूसरे फरीक को, वो मैं हूँ, आप हूँ, कोई आम जिंदगी में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको दूर करने में क्या हर्ज है। जितने दूर कर सकते हो कर लो, जो नहीं कर सकते वो ना करना। पर अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात, और दूसरी बात ये है कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात कोई भूख, नंग, जहालत, गुरबत, करप्शन, करबा परवरी, बद इंतज़ामी, कमीशन, किकबैक खोरी, ये तो नहीं है जो ख़त्म नहीं हो सकती इस मुल्क में। तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करना कि नहीं, अगर कर सकेंगे तो उठ जाएं, जिस पोजीशन में है उस पर वापस चले जाएं। व्हाट इज स्टॉपिंग एनी वन ऑफ देम? तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने वाली ये मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात बुनियादी तौर पे ये फर्स्ट कज़न्स की तरह हैं। तो बैठ जाएं, शरीका तो है, फर्स्ट कज़न्स हैं, बैठ जाएं अगर कुछ सॉर्ट आउट करना है, वरना मारता जारी रखो और इसके अंजाम का इंतज़ार करो जो ज़्यादा मुझे दूर दिखाई नहीं दे रहा। सर, जायज़ कैसे हैं? बहुत सी ऐसे मुतालबात जहाँ पर केसेस हैं वो किस तरीके से ख़त्म होंगे? वो तो अदालतों के ज़रिए ही ख़त्म नहीं होंगे। और दूसरी बात कि क्या वाकई जो गिलानी साहब ने कहा कि फैसला कर लें कि उनको मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं, एक जानिब से अगर हाथ बढ़ाया गया है तो दूसरी जानिब हाथ पकड़ेगी। आप भी ना आयशा, पता नहीं आपने आज नाश्ता किस चीज़ से किया है। ओ भाई, टीटियाँ मीटियाँ किधर गई? हुदैबिया शुदैबिया सारा कुछ ठीक है, वैलिड।
अपनी तारीख पे ही गौर कर लो सवाल उठाने से पहले। हो जाता है। बांग्लादेश को भी आपने रिकग्नाइज किया है ना, जो भी जराइम की फहरिस्त में शामिल है। भाई क्या है ये, करना पड़ता है। ठीक हो गया। आप इक्तदार में हो, चाहे वो जाली है, आपका ज्यादा आप पे बोझ है इस बात का। आप ज्यादा इनिशिएटिव, ज्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि आप बेशक जाली स्ट्रेंथ है लेकिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हो। ठीक, बहरहाल दुरुस्त हो गया। मेरी तो यही समझ में आता है। ठीक है जी, मंतकी और जायज़ मुतालबा है जो असद कैसर कर रहे हैं। अफसार साहब, सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी तो कायम मकाम सदर हैं और जो गुफ्तगू उन्होंने की, और फिर एहसन इकबाल साहब, वो दोनों समझ रहे हैं कि बैठना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। क्या वाकई हुकूमत PTI से मुज़ाकरात के लिए संजीदा है? तो फिर आज अता तारड़ ने जिस लहजे में गुफ्तगू की, जो पंजाब हुकूमत केसेस के लिए बात कर रही है, पैगाम क्या जाएगा? देखिए, हसन निसार साहब ने आपसे पूछा कि हैरानगी का इजहार किया कि आपने पता नहीं नाश्ता किस चीज़ का किया है। हालांकि हसन निसार साहब को पता होना चाहिए कि ये तो डिनर का टाइम हो रहा है। आपसे पूछते कि लंच क्या खाया है आज, तो पता चलता कि आप कैसे सवाल। बुनियाद सुबह रखी गई। हाँ सुबह रखी गई, लेकिन आप मेरे खाने पीने की बुनियाद छोड़े, वो जो हुकूमत में बैठे बात कर रहे हैं, जरा बताएं वो जो कह रहे हैं किस बुनियाद पर कह रहे हैं? हाँ जी, हर कोई जिससे यहाँ सवाल पूछो वो कहते हैं मेरे खाने पीने की फिक्र ना करो अपनों की। हुकूमत भी यही कहती है हमें कि हमारे खाने पीने की फिक्र ना करो, अपना काम करो। मसला ये है कि बात खाने पीने की है। ये जो गुड कॉप बैड कॉप ये चलता रहता है। ये आप देख लें कि खान साहब भी यही कर रहे हैं। एक तरफ से कोई तल्ख स्टेटमेंट आ जाती है, दूसरी तरफ से नरम आ जाती है। इसी तरह ये हुकूमत भी कर रही है। और उसमें ये एक बात पे सबका कंसेंसस तो है ना कि कहीं ना कहीं बैठ के मामला तय करने पड़ेंगे। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, और ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत है जैसी भी है, हुकूमत का अपर हैंड होता है। हुकूमत को अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पड़ते हैं, चाहे वो नखरे कर रही हो, चाहे वो एक्सप्लॉइट कर रही हो सिचुएशन को, चाहे वो डिसग्रंटल्ड लवर की तरह बिहेव कर रही हो। करना हुकूमत को पड़ता है। इसी तरह जैसे पंजाब को, चाहे पंजाब की कोई गलती हो या ना हो, पंजाब के अवाम की, इलीट की बात नहीं मैं कर रहा जो लाहौर में बैठी हुई है, मैं पंजाब के अवाम की बात करूं कि अगर उनकी गलती ना भी हो, फिर भी छोटे सूबे एक्सपेक्ट करते हैं कि पंजाब बड़े भाई होने की वजह से कुछ हमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता यही है। वरना आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, तो जो कुछ यहाँ इस्लामाबाद में माहौल है ना, वो इंतहाई बेयकीनी का माहौल है कि इस हफ्ते कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ये यहाँ पे बात हो रही है। वो क्या कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, मतलब स्काई इज़ द लिमिट, जिसमें बात चीज़ें लगता है कि नामुमकिनात में से हैं, लेकिन दूसरी साइड, एक साइड दूसरी को डराने के लिए कह रही है कि नहीं, वो नामुमकिनात जिसको आप नामुमकिन कह रहे हैं वो भी मुमकिन हो सकता है। उसके बाद क्या होगा वो एक अलग कहानी है। तो इसलिए अगर सिचुएशन इतनी गंभीर हो और 50 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंचा हुआ हो, तो आपको सर पे रुमाल रख के अंदर बैठना मुनासिब है। ठंडे पानी में वो रुमाल भिगो के सर पे रखें सब, और अंदर बैठे, क्योंकि इस मुल्क में तो सबने रहना है और सबने चलना है। सिवाय उस एलीट के जिनके इंटरेस्ट बाहर हैं, वो शायद अफसार साहब, आपकी गुफ्तगू से एक बड़ा अहम सवाल है, अगर वाकई इतनी बेयकीनी की सूरत हाल, और आपने खुद कहा कि कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा, तो इस पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन में ये जो अनसर्टेनिटी है, बड़ा भाई कौन बनेगा? कौन बड़ा भाई बन के इन सबको कहाँ बिठाएगा और ठंडे पानी से तवाज़ो करेगा? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बड़े भाई की पहले ठंडे पानी से भी और सत्तुओं से भी तवाज़े करने चाहिए, क्योंकि बड़े भाई जिसने सबको लेके बैठना था वो तो खुद ही मेरा ख्याल है कि इसमें पार्टी हैं। तो मैं इसके बाद अलावा आपको क्या कहूँ। तो बड़े भाई, छोटे भाई, दरमियाने भाई, सब भाई जो है ना इस वक्त, वो उनका पारा जो है, पारा चढ़ा हुआ हो या ना हो, समझ किसी को कुछ नहीं आ रही। दिमाग गर्मी से इतना उबल गया है, और जो कुछ बात समझाने की कोशिश करते हैं उनके बारे में वैसे ही ये समझा जाता है कि ये तो बहादुरी नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये हालात है। मतलब इस वक्त कोई भी पॉलिटिकली, हमारे पास कोई ऐसा लीडर मौजूद नहीं है जो पॉलिटिकली लीड कर पाए इस पूरी सूरत हाल को। बिल्कुल थे, हमने मीडिया के ज़रिए, अदलिया के ज़रिए और ताकतवर लोगों के ज़रिए उनको काट काट के इतना छोटा कर दिया है कि अब वो एक तरफ शायद उनकी कोई बात मानी जाए तो दूसरी तरफ उनकी बात नहीं मानेगी। या बहुत सारे लीडर्स थे जो इस मुल्क को आगे ले जा सकते थे, जिनकी क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन क्रेडिबिलिटी तबाह की गई। और जो मॉडरेट लीडर भी थे उनको भी दीवार के साथ इतना लगा दिया गया कि अब वो भी
सख्ती की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि सियासी लीडर सख्ती की जुबान किसी भी वक्त इस्तेमाल नहीं करते। अब सिचुएशन ऐसी है कि जो आगे ले जा सकते थे माजी में, मसलन मौलाना फजल रहमान है या महमूद अचकज़ई हैं, हर पॉलिटिकल ऑपोजिशन के साथ वो अगली सफ़ों में होते थे, तहरीक भी चलाते थे, लेकिन वो कभी एक रेड लाइन उन्होंने क्रॉस नहीं की। अब मुझे लगता है कि वो भी शायद किसी रायत के देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। ठीक हो गया जी। शहजाद साहब, एक तरफ मुज़ाकरात की तरफ दावत देना, दूसरी तरफ बड़े इल्जामात, मुकदमात, गिरफ्तारियां, ताज़ा केसेस की मंजूरी, क्या हुकूमत कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी पर चल रही है? आयशा, मुझे तो लगता है कि ये जो हुकूमत का मसला नहीं है, ये हम दानिश्वरों का मसला है। अच्छा। हम दानिश्वरों ने जिस तरीके से किसी भी मसले को उलझा के रख देते हैं, वो लगता है कि शायद ये तो हल होने वाला ही नहीं है। ये जो हमारी बहस होती है ना, इस बहस को अगर आप, ये सबको हमें चाहिए कि जाके किसी वक्त ठंडे दिल के साथ जरा अपनी बहस को दोबारा सुने, और उस बहस को सुनने के बाद बोलें कि 4-5 मिनट में मैंने जो बोलना होता है, उन 4-5 मिनटों के अंदर मैंने बात क्या की है और इस बात का किसको फ़ायदा पहुंच रहा है। किसी एक शख्स को पहुंच रहा है, एक जमात को पहुंच रहा है, एक को मैं तोहमत लगा रहा हूं, एक को इल्ज़ाम दे रहा हूं, या सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारी अगर बहस के अंदर थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी आ जाए, मकसद आ जाए, कोई हल की तरफ आ जाए, कोई रियासत और अवाम का कोई फ़ायदा सोचना शुरू कर दें, तो शायद मुश्किलात आसान हो सकती हैं। मेरी एक बड़ी, मैं तो बहुत सबसे कमतर आप लोगों में से हूं, जो कि जितने लोग आप काबिल लोग बुलाती हैं यहाँ पर, उन सब के अंदर से मेरा तो कोई वो जगह ही नहीं बनती। लेकिन बाहर सूरत छोटी सी बात जो समझ आती है थोड़ी बहुत इतने सालों के बाद, और 70 साल की 71 साल की मैं बात नहीं करता, उसकी वजह यह है कि फिर वो अफसार साहब कहते हैं कि हमें तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। लेकिन देखिए, सियासी इस्तेहकाम और सियासी मकाम दोनों ही लाजिम है। हाँ, मुझे पता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं कहते, लेकिन वो यहाँ से फिर उल्टी इनडायरेक्टली मेरे पास भी आ जाती है। सियासी, वो हसन भाई को बोलने तो मुझे डैमेज हो ही जाता है ना, सियासी डैमेज है। सियासी इस्तेहकाम और सियासी मफाहमत इस वक्त पाकिस्तान की जिन मुश्किलों में घुरा हुआ है, बेहद और बेइंतहा जरूरत है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन सियासी इंसाफ भी उतना ही जरूरी है, और सियासी इंसाफ के साथ सियासी ब्लैकमेल ना होना भी उतना ही जरूरी है। जुर्म जब सरजद होता है तो हर जुर्म हमेशा रियासत के खिलाफ सरजद होता है, और रियासत के खिलाफ किया हुआ जुर्म जो है उसको हम इतना ढीला नहीं ले सकते कि उसको एक नेगोशिएशन का, एक जैसे कहते हैं कि एक चीज बना दें, कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पे। उस जुर्म को एक काबिल एतमाद इंसाफ के निज़ाम ने रिजॉल्व करना है, वो है भी जुर्म या नहीं है। तो अगर हम ये 2-4 कदम उठा लेते हैं तो फिर हमारे मसाइल के अंदर कम से कम 70% तक आसानी आ सकती है। शायद यही बातें बहुत सारी साइडें अपने अपने तौर पे करती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो मुफाहमत और हम जो आपस में बातचीत, चाहे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कह लो, कुछ कह लो, जो भी बात करना चाहते हैं आपस में, ये हम आपस में अशराफिया, ये जो सियासी इलीट है, सियासी इलीट, सियासी हमारे अशरफा हैं, ये आपस में बैठे कहते हैं कि आओ आके मुआहदा कर लो, मुकमका कर लो। नहीं, अगर इसको तब्दील कर दें और ये कह दें कि असल में हमारी जिम्मेदारी में 2 चीजें आ जाती हैं जब हम हुकूमत और अपोजिशन में बैठते हैं या पार्लियामेंट में बैठते हैं, एक रियासत होती है और एक अवाम होते हैं। हम जिम्मेदारी लेके आते हैं रियासत की और अवाम की। ये रियासत को इन्होंने दुश्मन बना के रख दिया, तो रियासत को दुश्मन नहीं है, रियासत की जिम्मेदारी आपके पास आ जाती है। आपने रियासत का भी भला करना है, आपने अवाम का भी भला करना है। हमारी अशराफिया सिर्फ अपना भला करती है। अगर हम एक बुनियादी नुक्ता अपनी गवर्नेंस का, मकासद का, जो दुनिया के अंदर जमहूरियत का निज़ाम है या जो भी किसी भी तरीके से नेशन स्टेट को लेकर चलने का तरीका है, वो यही है कि आपने दोनों की जिम्मेदारी लेनी है। रियासत को आप दुश्मन नहीं गर्दान सकते, और अगर ऐसी बात है तो रियासत को एग्जेक्टिव का नीचे ही रखा हुआ है और रखा जाता है। हाँ, अगर एग्जेक्टिव इतनी कमजोर हो जाए, इतनी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो वो जो कोई रियासत का एक टुकड़ा इतना आपके ऊपर हावी हो जाएगा कि लगेगा कि शायद वही रियासत है। ये है हमारे बुनियादी तौर पर। तो वहां मैं एग्री करता हूं, लेकिन सियासी फाहम और तफहीम के लिए सियासी इंसाफ जरूर होना चाहिए, और हमें लेकिन सियासी ब्लैकमेल की हम कभी भी इजाजत नहीं दे सकते। अगर मामलात को अदालतों के जरिए इंसाफ के तकाजों के हिसाब से हल करने दिया जाए तो हम पाकिस्तान आगे जा सकता है। हमारे साथ और बड़े मसले हैं आगे रिजॉल्व करने वाले। अगर हम इन्हीं अपने गिव एंड टेक के अंदर लगे रहे, नेगोशिएशंस के अंदर, तो फिर हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को, रियासत सबकी साझी है, ये हम सबकी है, इस रियासत का ध्यान करना हम सबका ख्याल है। रियासत दुश्मन नहीं है।
और ये अवाम भी दुश्मन नहीं है। रियासत का ख्याल करें और अवाम का ख्याल करें, फिर आपकी हुकूमत साजी और गवर्नेंस आगे की तरफ जा सकती है। दुरुस्त। ज़ैगन साहब, हुकूमत की तरफ से अगर पॉलिटिकल डायलॉग की बात की जा रही है तो मुज़ाकरात के लिए हमेशा ही बानी PTI की जो अप्रोच रही, गैर लचकदार रवैये, उस पर तनकीद भी होती रही और सवालात भी उठाए जाते रहे। मगर अब जो असद कैसर साहब का जैसे मुतालबा, और हमने जैसे रखा कि गिलानी साहब और अगर एहसन इकबाल एक बात कह रहे हैं तो फिर तारड़ साहब और पंजाब हुकूमत क्या कह रही, मुतालिबात कितने काबिल अमल हैं और क्या जो PTI जहां मांग रही है दुरुस्त जगह मांग रही है? देखिए, असद कैसर का आपने बयान बताया, असद कैसर ने तो बहुत माकूल बात की। असद कैसर बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर आप बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो फिर CBMs करें, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लें, ऐसे स्टेप्स लें जिससे कुछ एतमाद साधी हो। हमेशा यही होता है, जब झगड़ा हो और गुफ्तगू की तरफ आप जाना चाहते हैं तो कुछ एतमाद साजी का माहौल पैदा करते हैं, यानी जो पिटाई लगा रहे हैं आप उनके लोगों की बिला वजह, जिस तरह पुलिस उनके पीछे आ रही है, ये कुछ छुपी बात तो नहीं है, ये तो उनकी बात है, बिल्कुल ठीक। टेंशन कम करना, एतमाद बहाल करना जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या असद कैसर के पास ये मैंडेट है भी? असद कैसर तो उन 3 लोगों में से नहीं है जिनको इमरान खान ने गुफ्तगू का मैंडेट दिया है। वो तो उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज हैं। तो इतनी बड़ी बात अगर वो कह रहे हैं कि पार्टी की जो स्टेटेड पोजीशन है, जो बाकी सब पार्टी के लोग कह रहे हैं, जो अडियाला में मिलकर जो लीडर्स आते हैं, जो वो पैगाम पहुंचाते हैं और जिन्होंने बात करनी है, जिनको मैंडेट दिया गया है, वो क्या कह रहे हैं? वो पेशगी शराइत बड़ी वाज़ेह तौर पे रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का जो मामला है उसको पहले आप सेटल करें, हमारी सीटें हमें वापस करें फॉर्म 45 के मुताबिक। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मुकदमों की जो मामलात हैं वो वापस लें। अब ये बात जाहिर है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मुकदमात जो हैं जिन पर बनते हैं उन पे चला लें, लेकिन मुकदमात की वो बात कर रहे हैं। अब इनसे हटकर अगर सिर्फ बात CBMs पर आती है तो फिर तो ये बात उन लोगों की तरफ से आना चाहिए जिन्हें मैंडेट दिया गया है। ये बात इमरान खान की तरफ से आनी चाहिए, लेकिन वहां से नहीं आ रही। तो पहले तो असद कैसर साहब के हवाले से भी ये सवाल होगा। लेकिन जहां तक हुकूमत की बात है, मुझे बिल्कुल नहीं नजर आता कि उनकी भी कोई नीयत है। उनको अल्लाह ने एक मौका दिया है, एक ऐसा मुखालिफ जिसको वो किसी तौर पर नहीं संभाल सकते, जो उससे बड़ी पार्टी बन चुकी है, उससे नहीं निमट सकते। उन्होंने शुक्र किया हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट से PTI का झगड़ा चल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ही इसका रगड़ा लगा ले। वो खुशी खुशी साथ हैं, बल्कि 2 कदम आगे हैं, दमाले डाल रहे हैं, सख्त तरीन बयानात दे रहे हैं, कानून साजियां कर रहे हैं, जो जो एक्शंस किए जा सकते हैं PTI का रगड़ा लगाने के लिए वो कर रहे हैं, अगरचे वो इंतहाई हमाकत कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा जब भी होता है, कोई पार्टी तबाह नहीं होती, उनकी पार्टियां भी तबाह नहीं हुई थी। पीपल्स पार्टी ने भी बाउंस बैक किया था, मुस्लिम लीग नवाज ने भी बाउंस बैक किया था। जो हुकूमत ऐसे काम कर रही होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे काम कर रही होती है, वो खुद को नुकसान पहुंचा रही होती है, अवाम में अपनी मकबूलियत कम कर रही होती है। अब असल चीज है एलिफेंट इन द रूम। PTI ये समझती है कि झगड़ा तो है एस्टेब्लिशमेंट से, जो हम चाहते हैं वो दे तो सकती है एस्टेब्लिशमेंट। और ये जो पार्टियां इस वक्त PDM की पार्टियां, ये तो बनी हुई हैं एस्टेब्लिशमेंट की B टीम। तो इनसे बात क्यों करें? ये उनका ख्याल है, जो मेरे ख्याल में गलत है। इसलिए कि सियासी जमातों को हर सूरत में आपस में बात करनी चाहिए, रास्ते निकालने चाहिए, बातों पर सख्त शराइत नहीं करनी चाहिए। वो अपने मुजाहरे भी करें, जो करना चाहते हैं वो भी करें, वो जिस तरह असेंबली को यूज कर रहे हैं वो भी करें, लेकिन गुफ्तगू के दरवाजे वो भी खोलें। और साथ साथ जिस तरह की सख्तियां की जा रही हैं वो भी बिला जवाज है, वो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को आगे बढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को आप पॉलिटिकल सफियर से निकाल कर सियासी बहरान को हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज़गन साहब, आप समझते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व की तरफ जाएगा, या पहले आप में जो ऊपर अफसार साहब ने बात की इस्लामाबाद को लेके कि कुछ ना कुछ जरूर और बहुत ही एक गैर यकीनी की सूरत हाल, तो कहीं ट्रेन ही ना छूट जाए इन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों? मुझे बहुत खतरा महसूस होता है। और खतरे की एक वजह जो है, जो 9 मई से भी थोड़ा रिलेटेड है, वो ये है कि PTI इस्टेब्लिशमेंट और फौज में फर्क नहीं कर रही। ये फर्क हर सियासी जमात को करना चाहिए। फौज पर एज एन इंस्टीट्यूशन हमला नहीं करना चाहिए, यलगार नहीं करनी चाहिए, ये फर्क रखना चाहिए। अभी अगर आप देखें तो जिस तरीके से
पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, पीटीआई के लीडर हैं, बरह रास्त फौज के इंस्टीट्यूशन के साथ झगड़ा कर रहे हैं, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उससे मामलात बिगड़ रहे हैं, हाथ से निकल रहे हैं। फौज के इंस्टीट्यूशन से झगड़ा ना करें, इससे मुज़ाकरात के माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। ये वो सीबीएम है जो पीटीआई को भी लेने की जरूरत है। इस तरह के नैरेटिव के साथ, इस तरह के झगड़े के साथ, इस तरह के अटैक के साथ सुलह की तरफ बढ़ने की बात नहीं हो सकती। इसी बुनियाद पर साहब, अगर मुख्तसरन मैं आपसे पूछूं, ये जो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े ट्रेंड्स और ट्रोल्स किए जा रहे हैं इदारों को लेकर, क्या आपके ख्याल में ये भी जेल से अहकामात आ रहे होंगे? मैं नहीं समझता कि ये जेल से अहकामात के बगैर इस तरह के ट्रेंड आ सकते हैं, इस तरह के नैरेटिव बिल्ड किए जा सकते हैं। इमरान खान जब वजीर आजम भी थे तो नैरेटिव को वो खुद कंट्रोल करते थे। जो लार्जर नैरेटिव है, जाहिर है अब किस तरह की ट्वीट करनी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, वो अपनी जगह, लेकिन जो लार्जर नैरेटिव होता है कि किस डायरेक्शन में बात करनी है, वो हमेशा इमरान खान सेट करते हैं। नैरेटिव के वही एक्सपर्ट हैं। इन लोगों की ना तो मजाल है, ना इनको अथॉरिटी है, और ना इनके पास इस चीज की सलाहियत है इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करके इस तरह की कैंपेन चला सके। ठीक हो गया। एक ब्रेक पे इंक्लूड यूं करेंगे कि दोनों जानिबी सियासी समझदारी की जरूरत है, सियासी मुफाहमत को इस्तेमाल किया जाए, बैठ के मामलात को हल किया जाने की कोशिश करनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे किफायत शुआरी की कोशिशें जारी हैं, अमल निदारद है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। रवां बरस मार्च में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किफायत शुआरी और हुकूमती खर्च कम करने के लिए 7 रुकनी आला सतही कमेटी कायम की। इदारा जाती इस्लाहात, विफाकी हुकूमत का हजम कम करना, किफायत शुआरी के लिए हिकमत अमली तय करके अमल दरामद का मंसूबा बनाना और अखराजात कम करने के लिए तजावीज़ देना कमेटी के अहम मकासद थे। इस कमेटी ने आइंदा बजट के हिस्से के तौर पर इक़दामात के एक सेट का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक विफाकी हुकूमत ने मरकज़ में ग्रेड 1 से 16 की 70,000 आसामियों के खात्मे और कमोबेश 80 विफाकी महकमों के बाहम इंजमाम या उनको ख़त्म करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PDM दौरे हुकूमत यानी फरवरी 2023 में भी ऐसी ही एक किफ़ायत शुआरी कमेटी बनाई थी, जिसमें 15 मेंबर शामिल थे। अब मौजूदा 7 रुकनी कमेटी ने अपना तफसीली काम गुज़िश्ता 15 रुकनी कमेटी की दी गई सिफारिशात के मुताबिक ही अंजाम दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की कमेटी ने किफायत शुआरी के जिन जामे इक़दामात की सिफारिश की थी, अगर उनको नाफिज कर दिया जाता तो इससे एक साल में 10 खरब रुपए बचाए जा सकते थे, जो कि नहीं बचाए गए। साबका कमेटी की सिफारिशात को अगर नाफिज कर दिया जाता तो ज़र तलाफी और तरक्याती कामों की मद में 400 अरब रुपए, सिविल हुकूमत के अखराजात में 55 अरब रुपए, खजाने का एक खाता बनाने से 60 से 70 अरब रुपए, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मद में 100 अरब रुपए, रियासती कंट्रोल में चलने वाले कारोबारी इदारों के ज़िम्न में 174 अरब रुपए बचाए जा सकते थे। रिपोर्ट के मुताबिक साबिका कमेटी की सिफारिशात को सिर्फ जुज़वी तौर पर नाफिज किया गया और ज़्यादातर सिफारिशात को नज़रअंदाज कर दिया गया। कमेटी कायम करते वक्त खुद वज़ीर आज़म के ये अल्फाज थे कि फैसलों पर नफाज में किसी किस्म की ताख़ीर काबिल कबूल नहीं होगी, मगर कोई नतीजा नहीं निकल सका। हर नई हुकूमत सरकारी अखराजात कम करने के हवाले से बड़े ऐलानात करती है। खुद नवाज शरीफ ने अपने पहले 2 अदवार में किफ़ायत शुआरी को लेकर बड़े इक़दामात उठाने का ऐलान किया। इस हद तक मुहिम चलाई गई कि चाय में चीनी 2 की बजाय 1 चम्मच इस्तेमाल की जाए, मगर नतीजा सिफर। इसी तरह इमरान खान ने भी सितंबर 2018 में किफ़ायत शुआरी को लेकर कमेटी कायम की थी, जिसके नताइज न मिल सके। ऐसे में सवाल यही है कि कमेटियों पर कमेटियां कायम की जाती हैं, उनकी सिफारिशात पर भरपूर अमल दरामद करवाने के दावे भी किए जाते हैं, मगर फिर भी किफ़ायत शुआरी मुहिम नाकाम क्यों हो जाती है? मसला विल का है या स्किल का? मुल्क की मईशत जिस बहरान से गुजर रही है, ऐसे में तो कौम का एक एक रुपया बचाना हुकूमत और इदारों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, मगर यहाँ तो वज़ीर आज़म की अपनी बनाई हुई कमेटियों की सिफारिशात और तजावीज़ पर अमल दरामद ही नहीं हो पा रहा, बल्कि कमेटियों पर कमेटियां बनाने पर जोर ज्यादा है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। किफायत शुआरी सालाना 10 खरब रुपए बचाने का टारगेट, साबका कमेटी की ज्यादातर सिफारिशात नजरअंदाज, मौजूदा कमेटी की रिपोर्ट, दोनों कमेटियां ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बनाई, नताइज क्यों ना आ सके? हसन निसार साहब, क्या बात है, हमारी पास विल ही नहीं है कुछ करने की, या हमें सलाहियत ही नहीं है कुछ करने की? न सलाहियत है न विल है। देखो, नताइज का ताल्लुक होता है नीयत और तरबियत के साथ। तरबियत लूट मार की है, नीयतें गंदी हैं। ये तो गलीज हाथों से सफाई करने वाली बात है।
इस मुल्क में यही हो रहा है। एक छोटी सी मिसाल, अभी मुझे किसी ने दिखाया सेल फोन पे मरहूम शहीद जो सदर थे ईरान के, उनका घर, वो इन लोगों के सर्वेंट क्वार्टर से बदतर है। चंद मरले का, जितने मरलों में इनके मुंह और पेट हैं उतने मरलों का घर था वो। और आखिरी बात, इसको छोड़ें, ये जो सोशल मीडिया पे गुफ्तगू हो रही थी, मैं जाती राय देना चाह रहा हूं, ये मुझे बिच्छुओं की कतार याद आई। किसी ने पूछा तुम्हारा सरदार कौन है, उन्हें कहा जिदी पूंछते पैर रखेगा वही सरदार है। ये सोशल मीडिया पे कैंपेन जो पीटीआई को डैमेज कर रही है, उसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट आप पीटीआई को दे रहे हो। बात सुने, पीटीआई मकबूल तरीन जमात है, लेकिन पीटीआई इतना डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जो भी ये बात करता है इसका मतलब है वो पीटीआई को अंदर से जानता नहीं। आवारा काम है ये सारा। हर बंदा चौधरी है, हर बंदा अपनी भड़ास निकाल रहा है। इसका पीटीआई की पॉलिसी के साथ कोई, ओ भाई, उनके नजदीक तो तंजीम नाम की तो शायद ही कोई नहीं। पीटीआई तो एक आवारा किस्म की मकबूल चीज है। पीटीआई में डिसिप्लिन नाम की कौन सी चीज है, मुझे बताएं आप, बाहर बैठ के भी बताएं। जितनी देर इनकी हुकूमत रही है उसमें आपको कोई डिसिप्लिन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ सर पैर नजर आया? ठीक, खुदा का खौफ करें यार। आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इतना बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं आप पीटीआई को, गलत है। दुरुस्त, ये आवारा काम है बस। ठीक हो गया। मेरा दिल ये कर रहा है, आपका दिल वो कर रहा है। लगे हुए हैं सारे। कुछ लोगों की इकोनॉमी और फाइनेंस का मामला, इसको पीछे रखते हैं। फिलहाल अपनी हम किफायतशारी की बात करते हैं। ज़ैगम साहब, अशराफिया को मैंने बता दी है जी, ठीक है। अशराफिया को सालाना खरबों की मुराद यहाँ ग्रेड 1 से 16 की 70,000 खाली असामियाँ हैं। पिछले साल की रिपोर्ट पड़ी है, 80 महकमों का बाहम इंतजाम है। आपको लगता है कि वाकई हुकूमत संजीदा है इस किफायतशारी मुहिम में? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, विलियम डालरिम्पल की किताब है द लास्ट मुगल, बहादुर शाह जफर के दौर के बारे में, और उसमें जिक्र है उनके बेटे मिर्जा जमां बख्त की शादी का। जब बादशाह सलामत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से मुशाहिरा लेकर उनसे पैसे लेके हुकूमत चलाते थे, उस वक्त वो अपने बेटे की शादी और दूसरे अल्ले तल्लों के लिए बाजार से साहूकारों से उधार उठाते थे, और क्या शान शौकत से वो अपना वक्त गुजारते थे। ये हालत है हमारी विफाकी हुकूमत की। देखिए, विफाकी हुकूमत के जो है 43 डिवीजन हैं, 400 अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, 6,50,000 उनके मुलाजिम हैं, और इसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो डुप्लीकेशन है, जिसकी जरूरत ही नहीं है, सिरे से जरूरत नहीं है। या तो वो सूबों के पास जाने चाहिए या बंद हो जाने चाहिए। और अरब, और क्यों मेंटेन किया? असल बात आपने पूछा, नियत और सलाहियत। ना नियत ना सलाहियत, मफादात। ब्यूरोक्रेसी का मफाद ये है कि ये सब बंद हो गए तो वो सेक्रेटरी किस चीज के बनेंगे? वो तो डिप्टी सेक्रेटरी पर रिटायर होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने जोगे नहीं है। तो टॉप हैवी ये बात। हुकूमत का मसला ये है वो वजारतें कैसे बांटेगी, और फिर एमएनएज का मसला ये है वो वजीर कैसे बनेंगे, और जो इन महकमों के फंड हैं वो भी तो बंद हो जाएंगे ना। वो कौन खाएगा, वो कैसे बटेंगे, ठेके किधर जाएंगे? तो आपकी जो रूलिंग एलीट है उसके मफादात इस बात से जुड़े हुए हैं कि कौम का जो सरमाया है ये बेहतर है, ये साहूकारों के पैसे आते रहें, उधार की टर्म सख्त से सख्त होती रहे। नियतें तो आपको नजर आ रही हैं। देखिए, फाइनेंस आपने दो तरफ से बैलेंस करना है ना। आपने एक तरफ से आमदनी बढ़ानी है, दूसरी तरफ से आपने खर्च कम करना है। आमदनी का आपने हिसाब देख लिया कि 30% पॉपुलेशन जो है वो सारा टैक्स दे रही है, 70% से ये लेने को तैयार ही नहीं है तैयार लेने को। आपने जो एक्शंस इनके देखे हैं वो नजर नहीं आगे, फिर इस 30% को मजीद निचोड़ने को वो तैयार है। इसी तरह स्पेंडिंग के जो मामलात हैं, हर रोज नई रिपोर्ट्स आती है, उसमें कोई हमें अभी तक संजीदगी नजर नहीं आ रही। दुरुस्त, ठीक हो गया जी। ब्रेक पे जाते हैं। बड़ा हम ज़ैगम साहब ने कि रूलिंग एलीट का ये जो मफादात का जाल है, इससे निकलने का कोई तरीका भी होगा। अफसार साहब और शहजाद साहब बताएंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदी। शहजाद साहब, कफायत शुआरी को लेकर हमारे सामने भारत चाइना की मिसाल है। हसन साहब ने अभी ईरान का जिक्र कर दिया। हुक्मरान तबकात हकीकी मायनों में सादा जिंदगी अपनाते हैं। जब नजर भी आ रहा हो कि मामलात आपके मुल्क के इतने खराब हैं,
ये हमारी रूलिंग एलीट के जो मफादात का जाल है, इससे निकलने का कोई तरीका, कोई आपको हल दिखता है? बिल्कुल जी, है, बहुत क्लियर है। सबसे पहले तो ये कि बहादुर शाह जफर अपने आप को समझना बंद कर दें। बहादुर शाह जफर नहीं है, लेकिन आज भी जो बैठता है वो बहादुर शाह जफर से कम नहीं है। असल में तो वो बाबर और हुमायूं और अकबर से कम नहीं है, लेकिन वो असल में चले बहादुर शाह जफर पे इक्तफा कर लेते हैं और मान लेते हैं। और हकीकत ये है कि ये एक जमहूरी रियासत नहीं है, ये एक शाही हुकूमत है और शाहाना अंदाज है, ये शाहाना तरीके हैं जो कि हम आगे लेके जा रहे हैं। पहली बात ये कि चीनी अपनी पिए। आपने कहा कि 2 चम्मच चीनी की बजाय 1 चम्मच, वो जालिम, वो चीनी भी एक रियासत की पीते हैं। तो सबसे पहला सबक, और मैं बिल्कुल यकीनी तौर पे बात कर रहा हूँ यूरोप और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ कि चीनी अपनी लेके आए जब आपको कॉफी या चाय पीनी है। ये जरूरी बात है और बहुत ही इसको अहमियत देनी चाहिए। आदत पड़ती है इससे कि जो मेरी जेब में है मैं सिर्फ उतना खर्च करूं। चादर देख के पांव फैलाना हमारा एक मुहावरा है, इसको समझने की जरूरत है, इस पे अमल करने की जरूरत है। तीसरी बात, NFC अवार्ड जो है उसके हिसाब से सूबों को ज्यादा रिटर्न करना चाहिए। रिटर्न से मुराद होती है जितना पैसा मिले उसको ज्यादा फायदे के लिए इस्तेमाल करो। हमारे सूबे मुकम्मल तौर पर आजाद हो गए हैं 18वीं तरमीम के बाद, और इतना पैसा खाया जाता है, इतना पैसा जाया होता है, वहां पे कोई हाल नहीं है, कोई यकीन नहीं है किसी चीज के ऊपर। उनसे रिटर्न अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से देखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी बात, ये जो आपने पाल रखे हैं मराहत, जितनी $17.5 अरब की मराहत आपका शराफिया खा जाता है, ये इसको किसी तरीके से कम कर दें। और फिर उसके बाद ये जो अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खोली हुई हैं, PIA, सिविल एविएशन अथॉरिटी, स्टील मिल, रेलवेज, कम से कम ये 4 इनको खत्म कर दें। बिल्कुल बेशक इस वक्त गवर्नमेंट का इदारा जो है, गवर्नमेंट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, और हम कहते हैं कि क्योंकि हमारा गवर्नमेंट, हमारे और कोई, हमारी मईशत स्ट्रांग नहीं है इसलिए इनको रहना चाहिए। नहीं, आप अपनी प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रांग करें ताकि वो एम्प्लॉयर बने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ना बने। सबसे बड़ी बात, हम वहां पे 80% हमारा बजट जो वफाकी बजट होता है वो सिर्फ तनख्वाहों और पेंशनों में जाता है, सिर्फ तनख्वाहों और पेंशनों के अंदर। और पांचवी बात करप्शन बंद कर दें, किसी तरीके से करप्शन बंद कर दें। खाना पीना, पेट जिसको कहते हैं कि 10 मरले के पेट या 4 मरले के मुंह, ये कम से कम फिर से अपनी सेहत के हिसाब से इनको वापस ले आए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको जज़ा उसको बेहतर करेगा और आपकी सेहत को कायम रखेगा। कोशिश करें, इससे आपके लिए आपका मुस्तकबिल भी बेहतर हो सकता है और ये कौम बच सकती है। अब सर साहब, क्या रुकावट है? सादा लिबास, छोटी गाड़ी, सादा रहाइश, ये जो मुफ्त बिजली पानी गैस वो भी बंद हो, क्या रुकावट है इसमें? आपने शहजाद चौधरी साहब ने इतनी प्यारी दुआएं करवाई हैं, मुझे जुमे की नमाज याद आ गई। बचपन से लेकर आज तक फ़लस्तीन और कश्मीर पे दुआएं मांगते आए हैं, अभी तक हुआ कुछ नहीं। प्रोफेसर ने, सेनेटर मुश्ताक साहब ने यहाँ एक कैंप लगाया हुआ है, उसमें 2 लोग मारे भी गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। सड़क के दरमियान में क्यों बैठते हैं हम आगे इतनी गर्मी में, 10, 15, 20 लोग, आई डोंट नो। लेकिन हम ज़ाहिर है दुआओं पे आ गई है बात, तो फिर सुलह कर लें, वो कहते हैं। अभी रियासत की बात हुई, चीनी की बात हुई, सॉरी, रियासत के साथ चीनी क्यों आ गई? इसलिए आ गई कि रियासत ही हमें चीनी बना के देती है, रियासत ही हमें दूध बना के देती है, रियासत ही हमें सीमेंट बना के देती है, रियासत ही हमें डबल रोटी बना के देती है, रियासत ही हमें घर बना के देती है, रियासत ही हमारा इलाज करती है, हॉस्पिटल बना के। तो जब रियासत ने सारा कुछ करना है तो प्राइवेट सेक्टर भाड़ में जाए, वो कहाँ से उठे? इस मुल्क में प्राइवेट सेक्टर नहीं उठ सकता जब रियासत ने सारा कुछ करना है। और इसकी वजह क्या है? सब बातें जितनी मेरे दोस्तों ने कही मैं एग्री करता हूँ। इसका जो है ना, इसकी चाबी जो है वो हसन निसार साहब ने एक बात की है, सलाहियत और विल की। आपने शायद सवाल पूछा था, सलाहियत है या नहीं है, इसको साइड पे रख दें, इसकी जरूरत शायद ना हो, विल होनी चाहिए। जो जरा सा यहाँ पे उठता है ये रियासत उसको पड़ जाती है कि ये कहीं उठ के खड़ा ना हो जाए, इसकी कमर तोड़ दो। और जिनकी कमर तोड़नी चाहिए, रियासत उनके साथ मिल के खुद भी खाती है, उनको भी खाने देती है। ये है असल मसला। ऐसे टूटती है विल कौमों की। मैं सारी रात आपको ये बातें सुना सकता हूं कि इस रियासत ने किस किस तरह इस कौम के सपूतों की विल तोड़ी है। आज तक इस कौम के सपूत थे, वो पूत नहीं थे खाली, उनको बनने नहीं दिया सपूत इस रियासत ने। जब रियासत अपने बच्चे खुद खाती हो तो क्या इस कौम ने आगे बढ़ना? और क्या ये सारा तरक्याती अखराजात, ये सब ऐसे मजाक की बातें? तो ये वजीर आजम ने 2 कमेटियां बनाई, वो मजाक किया कौम के साथ?
तो जाहिर है। और कि कमेटी का मतलब क्या होता है कि मिट्टी पाओ तो आगे चलो, रोटी मिट्टी पाओ तो रोटी खाओ, बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। रोटियां खानी है, 2 गर्म रोटियां तंदूर की हों, साथ आम की चटनी हो और मटके की लस्सी हो ठंडी दोपहर को सर्दियों गर्मियों में। बताएं वजीर आजम साहब को और उनके साथ रूलिंग एलीट को भी कि ये भी एक खाने का तरीका है। आना चाहें तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।